नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सदन की कार्रवाई चल रही है तो रोज कोई ना कोई हंगामा होता है। आज हंगामा हुआ है जेडीए की लैंड को लेकर के। जेडीए की हदें कहां तक हैं ये सुनिश्चित किया जाए और रिविजिट किया जाए, अपने ही फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और तय किया जाए कि आफ्टर जो गैर मुमकिन खंड है उसका क्या होगा, चेंज ऑफ लैंड यूज है उसका क्या होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि तारिगामी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कद्दावर नेता है, लगातार जीत के आ रहे हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एक अलहदा देश हुआ करता रहा है और इसको अब यूटी में तब्दील कर दिया गया है और चिंता व्यक्त की। लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही भूमि सुधार कानून लाए और जिसके तहत गरीब किसानों को ये भूमि मिली। अब बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब वो मुद्दा जो कल उठा था, वाहिद परा ने जो स्टेटमेंट दिया था कि 5 दिसंबर और 13 जुलाई को छुट्टी को बहाल किया जाना चाहिए, जो खारिज की गई थी। उसके बाद सुनील शर्मा जो एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कहा था कि 2010 में अनरेस्ट हुआ था, उसमें 110 लोगों की मौत हुई, क्या उसको भी शहीद किया जाना चाहिए? जो उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ हुआ था, क्या उनको भी शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए? इसके अलावा कुछ लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इनको इखवानी कहा था, बीजेपी के लोगों को इखवानी कहा था, तो उन्होंने इसका भी विरोध किया था और कहा था कि सदन की कार्रवाई से इस शब्द को हटाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मामला लगातार गर्माता जा रहा है। लेकिन पहले हम बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आधार पर हमने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया। वो लैंड रिफॉर्म एक्ट ना इंडिया में तब आया था ना पाकिस्तान में आया था, यानी एक तुलना की है कि हम अलग थे। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि इस लैंड रिफॉर्म एक्ट का सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो जम्मू के गरीब गुरबा किसानों को मिला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आपको टाइम दे रहे हैं अपनी पार्टी का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाकर यहाँ हिस्टोरिक लैंड रिफॉर्म्स हुए। न जो हमारे मुल्क में तब हुए न पाकिस्तान में हुए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए। उसके बेनिफिशियरीज कौन है? लैंड टू द टिलर विदाउट कंपनसेशन। जागीरदारों को अब भी मरकर भी दुख होगा इस बात का कि जमीन छीनी गई और वो भी बगैर मुआवजा के। लेकिन ऐसा हुआ। बेनिफिशियरीज कौन है? जम्मू का किसान, काश्तकार, कश्मीर का काश्तकार। और फ्यूडल कौन था? फ्यूडल राज का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अरे साहब, आज आप कहते हैं कि शेख साहब का नाम मत रखो हॉलीडेज लिस्ट में, 13 जुलाई का मत रखो, महाराजा का रखो, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कुछ तो रहम करो ना, जो हिस्ट्री के साथ, रिसेंट हिस्ट्री के साथ। क्या ये सही नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी, जो ओबीसीज हैं, जिनका बार बार जिक्र होता है, एसटीज हैं, उनको कपड़ा, उनको भूख का थोड़ा सा राहत मिली, भूख से जमीन लेकर, क्या आप उनको डिप्राइव करना चाहते हैं आप? मैं आज भी कहूंगा आपको, महाराजा हरि सिंह, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैं तो ये कहूंगा अभी एक और अदालत मौजूद है, वो है ये हाउस। ये हाउस भी बड़ी अदालत है और उनके लिए, हो या महा तारिगामी के लिए बड़ी अदालत है जम्मू कश्मीर के आवाम की। और ये बना कर भी अगर गवर्नर साहब ना माने तो कभी बिजनेस रूल्स की कबूलियत नहीं होगी। माय पॉइंट इज, जहां कमजोरियां रही होंगी या रहेंगी हमारे कैबिनेट की, इस कैबिनेट की हक है हर एक साथी को उंगली उठाने का, तनकीद करने का, जवाबदेही का। लेकिन यार, जहां हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ मसाइल का हल ढूंढना है,
अब स्टेट चाहिए, वही डोगरा स्टेट को रेस्टोर कर लो। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महाराजा ने लैंड लॉस के बारे में 1927 में 25 में नोटिफिकेशन जारी की और प्रोटेक्शन दी? तो देखो, आपने देखा दर्शकों, आपने किस तरीके से तारिक आमिर ने पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हवाला दिया और फिर बताने का प्रयत्न किया कि हम इंडिपेंडेंट थे, तब पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं लगाया गया था, भारत में लैंड रिफॉर्म एक्ट नहीं लगाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले भूमि सुधार कानून लाया और जिसके तहत लोगों को भूमि दी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया जाना पूरी तरह से गलत था और जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले, ये जो 13 जुलाई की छुट्टी है और 5 दिसंबर की छुट्टी है, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गले की फांस बनती जा रही है। फायर ब्रांड नेता बीजेपी की, क्षमा कीजिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्तिजा मुफ्ती ने आज प्रोटेस्ट किया, कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, इस बात को लेकर के जो लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने कहा था कि ये शहीद कतई नहीं हो सकते। अगर इनको शहीदों का दर्जा देना है तो जो उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में अनरेस्ट हुआ था उसमें 110 लोग मारे गए थे, उनको भी फिर शहीदों का दर्जा दिया जाए। इल्तिजा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया और क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। जी, हम सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि जो असली मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उसके लिए पीडीपी ने हमेशा से लड़ा है और हम लड़ते रहेंगे। कल आप जानते हैं असेंबली में क्या वाकया हुआ। सुनील शर्मा साहब passed some very disgraceful comments about the martyrs who lost their lives on the 13th of July. They fought against an autocratic rule in Kashmir, in Jammu and Kashmir, and it was because they laid down their lives that democracy was established here, that we got our rights, our individual rights, and there was a political awakening. They galvanized a political consciousness in the history of Jammu and Kashmir for the first time. We will not tolerate his disgraceful remarks. We want this resolution to be passed, about observing a holiday every 13th of July, जैसे एक रहा है, रहा है. We want it to be observed as an holiday, and we also want कि जो सुनील शर्मा साहब है वो एक unconditional apology tender करे for his disgraceful remarks about our martyrs. सुनील शर्मा साहब ने जो comments पास किए, remarks दिए about our traitors, उनको गद्दार बुलाया, traitors बुलाया, ये हमें acceptable नहीं है। जम्मू कश्मीर का एक इतिहास रहा है, हमारी हिस्ट्री रही है, and any attempts to wipe out our history, to sully the memory of our martyrs will not be tolerated. तो स्पीकर ने आप वर्ड्स जो है मैंने वापस ले लिया, आप कैसे देखते हो, क्या कुछ? We welcome this move, but this is not enough. We hope that the resolution is passed. We want this holiday to be reinstated, and we also want Sunil Sharma Sahab to tender an unconditional apology to the people of Jammu and Kashmir for disrespecting our history, for disrespecting our memory, our collective memory. राज्यपाल ने रिसेंटली कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। जी, आज हम यहाँ इसी मुद्दे पे बात करें तो बेहतर होगा। आपने देख ही ले जिस तरीके से इल्तिजा ने कहा है कि अनकंडीशनल अपोलोजाइज करना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शहीदों को गद्दार कतई नहीं कहा जाता, लेकिन एलओपी ने सीधे शब्दों में कहा कि महाराजा के खिलाफ बगावत करने वाले 22 लोग जो 13 जुलाई 1931 को मारे गए थे, वो देशभक्त नहीं थे, शहीद नहीं थे, वो गद्दार थे। अब इसको लेकर के लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। उनका भी एक डायरेक्शन जाए यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। ऊपर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स करना, वो भी उन शहीदों ने जिन्होंने अपने खून दिया है जम्मू कश्मीर की हर किसी चीज़ के लिए, तो एक तो वो एक्सपंज तो हुआ, लेकिन काश उनने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होता, क्योंकि बहुत सारों के दिलों को ठेस पहुंची है। और अगर उनको थोड़ा भी लिहाज है उन शहीदों का, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों। आज 7 साल के बाद और एक नई हुकूमत बनी है जिसमें लोगों के मसाइल हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के इश्यूज़ रेज होंगे। जब आप ऐसे इश्यूज़ उठाएंगे तो एक ही चीज़ होगा कि लोगों के जो असली मसाइल है वो हाउस में नहीं उठेंगी। मेरी मोतबाना गुजारिश होगी हर एक मेंबर की अपोजिशन से, उनको चुना गया है ताकि वो लोगों के मसाइल उठाए, ना कि सिर्फ वैसी चीज़ें करें जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। में असेंबली को आगे चला रहे थे,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी डेरोगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से दोनों साइड्स जो है वो अप इन आर्म्स हो गए। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल वो इस अंदाज से होना चाहिए जिसमें कोई प्रोवोकेशन या काउंटर प्रोवोकेशन ना हो। और ख़ास तौर से जो सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों को तो ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हो गया ये। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। पर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 13 जुलाई का डिबेटेबल थिंग देन, अगर इस तरह से हम हिस्ट्री को खरोचने लगे हैं तो बहुत चीज़ें, बहुत लोगों को जस्टिफाई करना बड़ी मुश्किल होगी। तो हमें ये मौका जो है पिछले 7 साल की मुसीबतों और मुश्किलों के बाद हासिल हुआ है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल हाउस दिस टाइम एंड वी शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। हमें इस जम्मू कश्मीर को जो आज यूटी है आगे बढ़ाना है, ना कि पिछले ज़ख्मों को कुरेदना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो भी रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। बीजेपी आपके बारे में किसी को भी कहना जो है दैट इज़ एक ये कहें तो वो भी एक डेरोगेटरी बात है। पर अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको मोशन लानी चाहिए फिर नो कॉन्फिडेंस की। पहले से ही उम्मीद रखी थी कि कम से कम इस सेशन में इस तरह का दोनों तरफ से नोका जोकी ना हो, बट फिर भी शायद सिचुएशन ऐसी उत्पन्न हुई कि ऐसा सिचुएशन सामने आया। मेरे ख्याल से कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को एहतराम होना चाहिए। यही हमारा आज का सबसे बड़ा सोच भी था, मुद्दा भी था कि कम से कम ये हाउस प्योर एंड प्योर लोगों के इश्यूज़ को लेकर के डिबेट करे, डिस्कस करे। मगर मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि कैसे, कहाँ से, किसके ज़बान से क्या स्लिप हुआ राइट से लेफ़्ट से, जिससे ये सिचुएशन आई कि अपोजिशन को उठ के निकलना पड़ा। यही तो पास्ट की चीज़ें हैं ना जिससे तलखियाँ हुई। तो आज की ये कमिटमेंट थी कि उस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। इनसे ज़्यादा लोगों को पेट नहीं भरना है, चाहे वो किसी साइड से आए तो पेट नहीं भरना है। ये हाउस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के बाद ये हाउस लग रहा है। तो जो 7 साल के मुद्दे हैं, जो लोगों के इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ के इश्यूज़ हैं, बाकी लोगों के इश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो, सरकार उस पर अपना जवाब दे, ये टारगेट रहना चाहिए। अभी वो रिसेंटली सरकार का हिस्सा थे, तो बेहतर रहता है जब वो सरकार का हिस्सा थे तब इस चीज़ को उठाते। यही तो कथनी और करनी में बहुत लोगों को फ़र्क रहता है। जब मीठा फल खाने को मिलता है तो तब कई चीज़ें पेट में दबा के रखते हैं, तो जब फल नहीं मिला तो इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। ये पास्ट की चीज़ें हैं, उसको अब छोड़ देना चाहिए। उनका भी यही कहना था। और तनवीर सादिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनका भी ये कहना था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तारिक हमीद करा ने भी कहा कि सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पास्ट पुराने मुद्दे उठा करके अब मामला ये बन चुका है गद्दार बनाम शहीद। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। पूर्णिमा शर्मा फॉर्मर डिप्टी मेयर, बीजेपी की बड़ी नेता हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। आबिद वानी एनसी से। आबिद भाई आपका भी स्वागत है। और शौकत चौधरी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले मैं आबिद वानी, आबिद आप सुन पा रहे हैं मुझे? आबिद से जानना चाहूँगा कि ये जो इशू हुआ है वो वाहिद परा तो चाहते ही थे, पीडीपी चाहती ही थी कि इस तरह के इशू रेज हुए और जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस हैं एटलीस्ट वो ना उठ सके और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्रिल किया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हाउस में चल रही हैं, अपना एक लाएअमल है चीजों को रखने का। हर एमएलए को हक है अपनी बात रखने का। कल खास तौर में बात करूंगा जो कि मुद्दा बन गया था, जिसमें काफी शोर उठा था असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, और कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज किए गए थे 13 जुलाई मार्टियर्स के लिए, जो हमारे लिए हीरो से कम नहीं है।
और मैं उसकी वजह भी विनोद साहब बताना चाहूंगा। देखिए, वो लड़ाई कोई देशद्रोह की लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी रेजिलियंस की लड़ाई थी। एक मोनार्की के खिलाफ वो लड़ाई थी। वो किसी फर्द या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। वो डेमोक्रेटिक सेटअप वापस लाने के लिए वो लड़ाई थी। और अगर खालिद शोरा, उस्मान मिसगर, गुलाम अहमद रथर जैसे शहीद गद्दार है, तो प्रेमनाथ बजाज साहब, कंदू कश्यप साहब, शाह सराफ साहब, जो कि कॉमरेड थे शेख साहब के ड्यूरिंग 1931 जो उनकी मूवमेंट चली थी मोनार्की के खिलाफ, तो क्या वो भी गद्दार थे? देखिए, इसको मुसलमान और हिंदू के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सही तरीके से रखना होगा। तो ये एक मोनार्की के खिलाफ जंग थी, ना कि कोई हिंदुस्तान के खिलाफ जंग थी, ना कि हिंदुस्तान के सेटअप के खिलाफ जंग थी, बल्कि लोग चाहते थे जो उनका अपना कल्चर है, जो उनकी अपनी जमीनें हैं, जो उनके अपने हकूक है, उनको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया जाए, आबिद उनको भाई, अपना हक दिया जाए। भाई, उन्होंने ये भी कहा है, एलओपी ने, सुनील शर्मा ने ये भी कहा है कि 2010 में अनरेस्ट हुआ था तो हुकूमत क़यादत जो थी उमर अब्दुल्ला की थी, वहां पे 110 लोगों की मौतें हुई थी। क्या वो भी शहीद हैं? देखिए, वो बहुत ही एक दर्दनाक और मैं कहूंगा सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है उमर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसका उन्होंने एतराफ भी किया है असेंबली में। उन्होंने रोते रोते स्पीच दी कि मैं एक फादरली फिगर हूं स्टेट का, मैं अपने लोगों पे गोली नहीं चला रहा हूं, बल्कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई जा रही है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों पे गोलियां चलाते। उनको किस कैटेगरी में आप रखेंगे? आप उन्हें शहीद बोले, आप उनको एक अनफॉर्चुनेट मिसगिविंग दे के एक किलिंग्स का शिकार बोले, तो आपको जो टर्म देनी है वो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी का भी खून रायगा नहीं जाएगा। सभी हमारे अपने लोग थे और मुझे लगता है हमें उसी चीज को हिस्टोरिकली उसी पर्सपेक्टिव में देखना। अब तो पशोपेश में जगदीप जी होंगे, कांग्रेस होंगे, कि क्या उनको शहीद कहा जाए या फिर गद्दार कहा जाए? जगदीप जी। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। कांग्रेस ऐसी जमात है जिसने इस देश को करीब 6.25 दशकों तक दिशा भ्रम भाजपा को हो सकता है, कांग्रेस को नहीं। सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये मीर साहब ने, कि जब ये लोग सत्ता सीन थे, अपनी दुर्विरोधी विचारधारा से जुड़ी पार्टी के साथ देश का हवाला देकर तब इन्होंने नहीं उठाया। आज जब 7 सालों के बाद मुश्किल इस प्रदेश के लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने नुमाइंदे हासिल हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के बाद, तो आप बजाय उन मुद्दों पर जो लोगों से प्रत्यक्षता जुड़े हैं, बेरोजगारी, महंगाई पर, करप्शन पर, नशाखोरी पर, इसके साथ साथ कुपोषण और भुखमरी जैसे मुद्दे, जो कि न केवल इस प्रदेश बल्कि पूरे देश में नितांत ज्वलंत मुद्दे हैं, सुलगते सवाल हैं, उन पर बात नहीं। और आप अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है तो क्या आपको तहजीब का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आपके मुखारबिंद से निकला किसी की भावनाओं को आहत करे? कम से कम मेरा सिंपल सा सवाल था जगदीप जी, ज्यादा लाग लपेट नहीं रखना चाहता मैं, सिंपल सा सवाल था। आप 13 जुलाई 1931 में मारे गए लोगों को शहीद बोलते हैं या गद्दार बोलते हैं? सिंपल सी बात थी। आप कांग्रेस का मैंने भी बड़े साधारण शब्दों में आपको जवाब दिया। आप मुझे नाक घेरने की कोशिश ना करें। पुराने जख्म कुरेदने से कुछ नहीं होगा, ही जख्म नासूर बनेंगे, फिर वो टीसे सब जो है वो दर्द पैदा करेंगी। लिहाजा आप वाहिद परा को बोल देते, आप वाहिद परा को बोल देते कि आप ऐसा मत बोलें, पुराने जख्मों को नाक कुरे दें, नासूर बन जाएंगे। शुरुआत तो उन्होंने की। देखने खुद अपनी भूमिका में दिखाया। हमारे दोनों बड़े नेताओं ने बड़े साफ साफ शब्दों में बता दिया कि आज हमारे प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। ये भाजपा का तो एक मतलब ट्रेंड बन चुका है पूरे देश में। किसी ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे नहीं जिससे लोग जुड़े हुए हैं। हमेशा धर्म के
मजहब के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ इस देश की एक तरफ शांति व्यवस्था को मुद्दों पर बात नहीं करनी जी, फिर वो चाहे हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो या चलिए प्रदेश पूर्णिमा स्तर जी से की। पूछ जी, विनोद। लेते हैं। पूर्णिमा जी, अनकंडीशनल माफी मांगने, बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है सुनील शर्मा को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि उन्होंने 13 जुलाई के जो लोग मारे गए थे उनको गद्दार क्यों कहा, सेंटिमेंट्स को हर्ट किया आपने कश्मीरी अवाम के, इसलिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे पूर्णिमा जी? आई एम ऑडिबल, सुन पा रही हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, मैं जी। सुन रही हूँ आपको। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील शर्मा जी को जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, कोताही की है उन्होंने, क्या शब्द उन्होंने यूज किए हैं, आई डोंट फील कि उनको किसी से माफी मांगने की है। उन्होंने सही शब्द यूज करते हुए ट्रेटर्स जो उनको अंकित किया है, इट्स वेरी ट्रू। महाराजा का अपमान होगा और हम सहन करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने आपके चैनल के माध्यम से ज्वलंत मुद्दे जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए बोला, वो जो करणीय कार्य है आबिद जी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और जो धार्मिक मुद्दे हैं उनको लेके सदन में उतर जाते हैं। व्हाट इज इट? अगर जो नरसंहार हुआ उनके जो एक्यूज हैं, क्या वो गद्दार नहीं है? उनको नहीं करना चाहिए क्या पेनलाइज? मेरी एक बात सुनो, जो हमारे करणीय कार्य हैं, हमारा जो असेंबली जो विधानसभा का सत्र लगा है बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, हमारा बजट सेशन है, हमारे युवाओं का मुस्तकबिल जो है वो इस बजट सेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत से ऐसे करणीय कार्य हैं, जैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत से वादे करके जो सत्ता के लुभावने शब्द बोल के इन्होंने सत्ता हासिल की है, उनको करे ना। ये जो अनैतिक जो प्रश्न है उसको सदन में उठाने का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। आई डोंट फील कि हमारे एलओपी जो हैं सुनील शर्मा जी, वो अपने कथन पर वो बिल्कुल ही अडिग हैं और कोई उनको माफी मांगने की वो जरूरत नहीं। जी, शौकत चौधरी, मैं आता हूँ आबिद भाई के पास आता हूँ। आबिद भाई बड़े उत्सुक है, कुछ जवाब देना है इन्होंने, लेकिन शौकत चौधरी से जानना चाहता हूँ। शौकत, अगर कोई रेजोल्यूशन लाया जाए, आपकी हुकूमत है, कोई प्रस्ताव लाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि ये 5 अगस्त और 5 दिसंबर और 13 जुलाई की छुट्टी को बहाल किया जाए, तो बेहतर नहीं होगा? एनसी और आपके कांग्रेस के साथ मिलकर के आपका तो बहुमत है। शौकत, आप विनोद जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये हमने कल भी कहा और मैं भी ये मानता हूं कि 13 जुलाई 1931 और 5 दिसंबर जो दो हॉलीडेज यहां मनाए जाते थे, उनको 2019 के बाद जो वो डिलीट किया गया एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, उनको जो है वो रिस्टोर करना चाहिए। और ये जो बीजेपी के लोग ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, गद्दार कौन है और वतन परस्त कौन है, इनके सर्टिफिकेट की जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, सुनील शर्मा जी ऑनरेबल एमएलए हैं, उनको ये सोच समझकर जो है ये स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। वो आज से पहले 7 साल पहले जब वो सरकार में थे, ये बात में आप इसको अंडरलाइन करें, जब वो सरकार में थे उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब मज़ार शोहदा पर जाते हैं और वहां पर फूल चढ़ाते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनके लिए, तब वो जो है वो शोहदा का दर्जा रखते हैं। और आज जब सरकार से बाहर हैं तो बीजेपी उन्हीं को ट्रेटर कहती है, उनको गद्दार कहती है। तो ये जो बीजेपी की जो वक्त के साथ साथ जो पॉलिसियां बदलती हैं, जो आइडियोलॉजी बदलती है, इसको हम भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन ये फॉर्चुनेटली उनका वक्त है, यही लोग जो हैं ये उनको जवाब देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, सुनील शर्मा साहब को जम्मू कश्मीर से माफी मांगनी चाहिए, उस हाउस के अंदर माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उन शोधा की जो है बेहुरमती की है, इंसल्ट की है। वो हमारे लिए शहीद हैं,
रहेंगे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की डेमोक्रेसी के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके जो, मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा बताना चाहूं, आप ये मान के चलें कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो मान लीजिए वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो फैमिली के अंदर किसी बच्चे को अगर किसी चीज की जरूरत है, अगर कोई अपनी बात अपने हेड ऑफ द फैमिली के सामने रखना चाहता है, तो वो उधर से रिटेलिएशन में क्या करेगा, गोली मारेगा, या उसको प्यार से समझाने की जरूरत होती करता है कि रखने का तरीका क्या है। आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लोगे तो कहीं ना कहीं उसका मतलब बिगड़ जाता है। आबिद भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। शोकत भाई को आबिद भाई आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहूंगा साथ में। शोकत भाई, पिछले 70 साल से, आबिद विनोद जी एक सेकंड बस, मैं कर रहा हूं, ठीक है। पिछले 70 साल से इन्हीं लोगों को, ये जो शहीद हुए, इनको शोधा का दर्जा दिया जाता था, फूल मालाएं चढ़ाई जाती थी, जो लोग सरकार में होते थे सरकारी तौर पर छुट्टी होती थी, वही लोग जब सरकार से बाहर हैं आज उनको वो गद्दार दिखते हैं। तो ये इनका करैक्टर जो है ये भी दिखता है, ये करैक्टर जो है ये रिफ्लेक्ट होता है। कभी ये उनको जो है खराज अकीदत पेश करते हैं और कभी उनको जो है गद्दार कहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है बीजेपी को जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप कुछ कहना चाहते थे कि मैं क्वेश्चन पूछूं आप, ये डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं पूर्णिमा जी पर आप रिएक्शन करना चाहूंगा, पूर्णिमा जी के स्टेटमेंट पे आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। जी देखिए विनोद जी, पूर्णिमा जी को थोड़ा हिस्ट्री का मुझे लगता है थोड़ा ज्ञान रखना चाहिए। ऐसे ही ब्लाइंड फोल्डली आप अपने नेता को डिफेंड नहीं कर सकते, आपको लॉजिक साथ में रखना होगा। देखिए, अगर आज प्रेमनाथ बजाज साहब या श्यामलाल सराफ साहब जिंदा होते तो वो पूर्णिमा जी के इन व्यूज को कंटेस्ट करते कि कौन गद्दार है कौन नहीं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि महाराजा का अपमान हो रहा है जब हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं 13 जुलाई को के मार्टियर्स को। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या तब अपमान नहीं हुआ महाराजा साहब की लेगेसी का जब 1927 में बनाया गया उनका कानून लैंड लॉज और डोमिसाइल लॉज, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ एस 35A, जब उसको एब्रोगेट किया बीजेपी सरकार ने, क्या तब अपमान नहीं था महाराजा की लेगेसी का जो आज अपमान हो रहा है? ये दोगलापंथी क्यों? अगर आप महाराजा की लेगेसी के लिए बात कर रहे हैं तो दोनों जगह उनका साथ दीजिए, उनका 35A के बारे में भी बात कीजिए जो आपने गलत किया, एब्रोगेट किया, और यहां पर भी साथ दीजिए। तो ये दोगलापंथी बीजेपी क्यों कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा। हम पब्लिक इश्यूज उठाने वाले हैं, हम पब्लिक को कन्वीनियंस देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम रेटोरिक में और राष्ट्रवाद को के मुद्दों पे बात कर रही है, बाकी उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। लेकिन आप देखिए, आपका दोहरा स्टैंडर्ड देखिए, दोहरा मापदंड। एक तरफ आप जो महाराजा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं उनको शहीद कहते हैं, और दूसरी ओर महाराजा के बिल्कुल प्रोडक्ट में आ जाते हैं, आप कहते हैं कि जो दिया 35A और 370 या फिर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ये महाराजा की देन थी। आप बड़ा रिफॉर्मर्स बताते हैं महाराजा को जब आपको महाराजा की जरूरत होती है। देखिए, हमने कभी महाराजा को निशाना इस बात पे नहीं बनाया कि उनका कोई एजेंडा लोगों को मारने का था। वो सिस्टम, वो हिस्टोरिकली जो सिस्टम उस टाइम था, जिस जुल्म में लोग रह रहे थे, आप मुझे बताइए, आपका जो काश्तकार था जिसकी जमीन थी उसके पास जमीन नहीं थी और उस जमीन पे काम करने के लिए, अपनी जमीन पे काम करने के लिए उस पर टैक्स लगता था। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम लाइन करना, वो सारी चीजें, वो रिफॉर्म्स लाना जरूरी था, 19वीं सदी में जरूरी था। तो उस वक्त भी लोग मोनार्की के पर सुपुत नहीं रह सकते थे। जहां तक 35A की बात है, वो पंजाब से जो इन्फ्लक्स आ रहा था और महाराजा को लगा कि शायद जम्मू और कश्मीर जो उनकी रियासत थी, जी बिल्कुल आपने ठीक, यहाँ हमारे स्टेट जो रिसोर्सेज है उनको खतरा है, इसलिए उन्होंने 35A लाया था। जब बीजेपी महाराजा के डिफेंस में एक जगह आती है तो 35A पे उनका डिफेंस क्यों नहीं करती है? मेरा ये सवाल था। जहां तक 13 जुलाई के मार्टियर्स की बात है, वो हीरोज थे क्योंकि उन्होंने रेजिलियंस, कश्मीरी कल्चर और कश्मीरी लोगों के मुद्दों के लिए शहादत दी थी। उन्होंने कोई देश विद्रोह में शहादत नहीं दी थी। वो जम्मू कश्मीर, अपने जम्मू कश्मीर को जो उनके हुकूक जम्मू कश्मीर रियासत में थे उनको पाने के लिए उन्होंने शहादतें दी थी। जी पूर्णिमा जी क्या कहेंगे, फिर उसके बाद मैं जगदीप जी के पास आऊंगा। पूर्णिमा जी, तीव्र टिप्पणी आपकी। इन्होंने कहा कि इतिहास की पूरी जानकारी नहीं रखती है पूर्णिमा जी, और अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए डिस्टॉर्ट कर रही हैं या मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। क्यों पूर्णिमा जी?
पूर्णिमा का नहीं है, चलिए पूर्णिमा से संपर्क हमारा कट गया। जगदीप जी से जानना चाहेंगे। जगदीप जी, आपके फॉर्मर पीसीसी चीफ और प्रेजेंट फॉर्मर चीफ, उन्होंने बीच की लाइन टो की है, इस शहीद और गद्दार के बीच में वो नहीं पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले मुर्दों को नहीं काटना चाहिए, पिछले मुद्दे नहीं लेने चाहिए, पास को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो आप पास्ट को खूब डिस्कस करते हैं। जी जी, इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न पर त्वरित टिप्पणी करूं, मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के प्रवक्ताओं को मुबारक दूंगा। आज महफिल लूट ली उन्होंने। पहली तो बात ये, मुझे पता नहीं था कि मजारे शोभा पे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब गए थे। ठीक वैसे ही जैसे दिवंगत मुफ्ती सिंह सईद साहब ने जब कहा कि भाई ये जो शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हुई है, इसके जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट्स हैं, तो उस वक्त तो ये कुछ बोले नहीं। दूसरी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने की, जी मैं यहाँ भाजपा की महिला प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, कश्मीर सोशलिस्टिक पार्टी और किसान मजदूर कॉन्फ्रेंस के प्रेमनाथ बजाज तो साल 1964 तक जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की वकालत करते रहे, तब ये कहाँ थे? पहले तो आप जरा इतिहास को, अगर आपने तय कर लिया है कि आप दूसरों के इतिहास में बगले झांकेंगे, क्योंकि आपका अपना तो है नहीं, तो कम से कम उसकी स्टडी तो अच्छे से कर लीजिए। और दूसरी बात, आज जो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें उस पर बात करनी है। और मैं एक आज विनोद जी आपसे पलटकर प्रश्न पूछ लेता हूँ, वो गद्दार थे कि नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी सिंह साहब ने जेपी नारायण, उन्होंने ये वहां पर आह्वान किया कि देश की सेना को और देश की पुलिस को सरकार के खिलाफ चले जाना चाहिए। 20 दिनों तक ट्रेनें बंद रही, तो क्या संविधान के अंदर, संविधान में मिली प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी लगाई गई? उस वक्त तो किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा, जबकि वो जो कर रहे थे वो देशद्रोह था या नहीं, ये आप बताइए। जब आप एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ उसकी पुलिस और उसकी फौज को उसके खिलाफ जाने के लिए वकालत करते हैं। जगदीप जी। जी विनोद जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे, लेकिन आप वो स्पष्ट नहीं करते जो चीज हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपने पिछले 15 सालों में जम्मू के एक भी हिंदू को विधायक नहीं बनाया। अब आप डरते हैं, शहीद कहेंगे तो बिल्कुल सवा चट हो जाएगा, अगर गद्दार कहेंगे। एक बात बताइए, इस मर्तबा तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए बहुतेरी सीटों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को बेहतर बनाने के लिए बड़े सारे सैक्रिफाइसेस किए। आप मुझे बताइए, आप ये सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस से हिंदू विधायक नहीं बने? मतलब मैं आपको एक लंबी फेहरिस्त पकड़ा सकता हूँ अभी आपके हाथ में, हम लोग मिलकर विधानसभा कवर करते रहे हैं, एक लंबी फेहरिस्त है जनाब। ये ठीक है कि कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसके पीछे जो कारण थे उनके लिए बाकायदा जो है वो बड़ी गहनता से विचार विमर्श हुआ है, एक रिपोर्ट सौंपी गई है हाईकमान को। पर ये कह देना कि हिंदू विधायकों को हमने मौका नहीं दिया, ये तो जाती है विरोध जी। जी, आपको कहा है कि आपकी इतिहास की जानकारी नहीं है, आप जबरदस्ती अपने एलओपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आबिद जी ने कहा, एनसी के प्रवक्ता ने, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है लेकिन जानबूझकर आप प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को। जी पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहले आपका जी हाँ, किसी डिस्टर्बेंस के कारण मैं नहीं, बीच में इंटरप्शन हुई थी। बिल्कुल जी मैं ये कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मिसलीड कर रही हैं या डिस्टॉर्ट कर रही हैं हिस्ट्री को, ये आबिद भाई ने कहा है। विनोद जी, मेरे फाजिल वक्ता जो हैं शायद सही कह रहे होंगे, शायद मुझे हिस्ट्री का नहीं पता हो, लेकिन ये पिछला हमारा इतिहास खंगाल कर देखे हमारा महाराजा जी को कहाँ कहाँ धोखा इनकी सरकारों द्वारा दिया गया, क्या क्या उनके साथ खेल खेले गए। मैं पुनः इस सारी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठते हुए मैं एक ही आपसे अपना वक्तव्य रखने का प्रयास करूंगी
कि ये इतना महत्वपूर्ण हमारा अंग है हमारा डेमोक्रेसी का, हमारा जो सदन लगता है, आप इस की गरिमा बनाते हुए जो करणीय कार्य है, मेरा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ है। ये लास्ट डे भी मेरे साथ उसमें थे पिलग्रिम डेस्टिनेशन की एक डिस्कशन में, मैंने तब भी यही इनसे अनुरोध किया था कि जम्मू कश्मीर को विकास की ओर अग्रसर करिए, ना कि इन व्यथाओं में डालते हुए एक मुफ्त की डिस्कशन को इन्वॉल्व करते हुए और अपने जो असेंबली का जो इतना महत्वपूर्ण हमारा अंग है डेमोक्रेसी का, उसको यूं ही ना गवाते हुए, इतना महत्वपूर्ण सेशन को यूं ना गवाते हुए, जो हमारी डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो करणीय कार्य हैं, जो प्रोमिसेस इन्होंने किए हैं, ये उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? ये फजूल की बातों को लेकर सदन को डिस्टर्ब करना, आई डोंट फील कि इट्स गुड थिंग फॉर द पब्लिक। जिन पब्लिक ने इनको रिप्रेजेंट बना के, अपनी आवाज बनाकर अपना असेंबली में भेजा है, उनकी द्वारा किए गए उनकी मजबूरियों को, जैसे मैं दोबारा उनको बोलूंगी कि विनोद जी, डॉक्टर साहब पर जरा पूछ लीजिएगा, हमारी अपनी जो हमारी सरकारों द्वारा किए गए कार्य थे, इन्होंने हर महिला को जो वेतन वो उन्होंने किया था प्रॉमिसेस, चलिए ना, वो उनकी ओर ना करते हुए ये बजट की सेशन में हमारी जो बेरोजगार युवा हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको रोजगार देने का जो बजट है उसकी तरफ आप चले ना। आप जो हमारी ये आजकल देखेंगे ये जो हमारी नशाखोरी है, नशाखोरी की ओर हम चलते, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर एक शौकत जी की ओर अग्रसर हो रहा है। चलिए शौकत जी जानना चाहते हैं, शौकत जी क्या ये गैर जरूरी मुद्दे हैं? शौकत जी क्या ये गैर जरूरी मुद्दे हैं? 13 जुलाई 5 दिसंबर, फिर मैं उसके बाद आबिद भाई के पास आऊंगा। देखिए बीजेपी के लिए ये मुद्दे जो हैं ये गैर जरूरी हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं हो सकते हैं। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने कभी शौकत भाई सैक्रिफाइस किया कहीं? शौकत भाई एक मिनट, आबिद भाई की पार्टी आरोप लगाती है कि जब आप सत्ता में थे 2014 के बाद, आप कभी भी इन शहीदों के पास 13 जुलाई को नहीं गए, महबूबा मुफ्ती कभी नहीं गई। ये तो कहने में कुछ भी कहा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी चाहे सरकार में रही हो, चाहे हमारी पार्टी अपोजिशन में रही हो, चाहे उसके पास कोई एमएलए ना रहा हो, लेकिन हमारी पार्टी मज़ार शोहदा पर जाती है और शहीदों को खराजे अकीदत पेश करती है। वो अलग बात है, जब सरकार को लगता था तो सरकार उनको, हमारे लीडर्स को, जो भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होते थे, उनको वो घरों में बंद कर देते थे। लेकिन जब सरकार आपकी होती थी ना 2014 के बाद आपकी सरकार रही है, मज़ार शोहदा पर हम जाते जी, ये अलग बात है। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं सर, बीजेपी ने कभी कोई सैक्रिफाइस किया है? और जब आप पावर में होते हैं तो तब आप मज़ार शोहदा पर जाते हैं। शौकत जी, अगर बीजेपी ने सैक्रिफाइस जब आप सरकार में नहीं होते, जब आप सरकार, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, जब आप सरकार में नहीं होते तो तब आपकी चीजें जो है बदल जाती हैं। ये अपनी जो ये फिरका परस्ती वाली जो चश्मा है मैडम, इसको आप जम्मू कश्मीर के लोगों पर इस्तेमाल ना करें। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का पहले से ही बहुत इस्तेमाल कर लिया है। जम्मू का यूथ जो है सड़कों पर है, आपने जम्मू के यूथ की वो हालत कर दी है, वो हालत कर दी है कि अगले 10 से 15 साल तक हम दूसरे लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर, आप जो है जम्मू के वसाइल की बात नहीं करते हैं, आप जम्मू के स्टूडेंट्स की बात नहीं करते हैं, आप जम्मू के इंस्टीट्यूट की बात नहीं करते हैं। तो आप बात करते हैं अगर, तो आप इस तरह की स्टेटमेंट देना बड़ा फख्र महसूस करते हैं, जिस पर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बढ़ के रोडों पर आए, प्रोटेस्ट करें, तब आप इंजॉय करते हो। मुझे बताओ, आपके साथ जुड़े हुए लोग जो बीजेपी के लोग हैं, उनका 1947 की उस लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई जो हिंदुस्तान ने लड़ी, उसमें आपका क्या रोल रहा? आपके लीडर उस वक्त चापलूस होते थे, वो एफिडेविट देते थे अंग्रेजों को कि हम जो हैं वो किसी आपके खिलाफ किसी साजिश में नहीं है। आप उन्हीं वही लीडर जो है आज चलकर बीजेपी के जो है वो बड़े लीडर बने,
उनकी हिस्ट्री जरा देखिए। आपको क्या मालूम है सेक्रीफाइस क्या होता है, शहीद होना क्या होता है? आपको तो ये कंसेप्ट ही नहीं है। तो जरा इन कंसेप्ट्स को लाइए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर मत ले जाइए। आप बिना माफी ही मांगिए। ये आजादी की लड़ाई ऐसे ही लड़ी जा चुकी है, आप लोगों ने लड़ी और हमने आज इंजॉय कर रहे हैं। आज हमारी सरहदें अगर कहीं से सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व है जिन्होंने आज एक सुरक्षित भारत को अग्रसर, हमारी जीडीपी राइज कर रही है। एक हर एक क्षेत्र की तरफ आप नजर दौड़ा के देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो कार्यरत है। मैं आपसे भी यही अनुग्रह करूंगी कि आप भी डेवलपमेंट की ओर चले। एक विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसको चर्चात करें। चलिए कई सालों के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, आप करणीय कार्यों की तरफ चलते हुए हम उसकी और जम्मू के विकास को देखें। आबिद भाई, आपके पास आने से पहले आप मुझे सुन पा रहे हैं ना आबिद? चलिए पहले हम बताते हैं कि सज्जाद गनी लोन ने क्या कहा है एस्पिरेशंस को लेकर के। जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस क्या थी, क्या उनको उम्मीदें थी कि चुनी हुई सरकार आएगी तो उनके जो ग्रीवेंसेस है अप्रोप्रिएट फोरम पर रखे जाएंगे और उनका निवारण होगा। हम देखते हैं सज्जाद गनी लोन क्या कहते हैं, पीसी के चीफ हैं। एस्पिरेशंस जो है, जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट है जेएनके में, उसमें आर्टिकल 370 आता है, स्टेटहुड आता है, 35A आता है, ड्रैकोनियन लॉज आते हैं। तो हमारा ये कहना था कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं एलजी एड्रेस में, और हमने कोई घर से कोई बात बनाकर नहीं लाई, हमने उनके मैनिफेस्टो से पढ़ा, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, कि अगर इलेक्शन से पहले आप ये लोग बार बार दिन में 100 बार बोलते थे, हाउ इज़ इट कि ये एलजी एड्रेस में इसका मेंशन है। तो एक तो था एस्पिरेशंस, दूसरा है ग्रीवेंसेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जिक्र है। बट हाउ डू वी कन्वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री कि यहाँ पेन क्या था, यहाँ पीड़ा क्या थी। तो वो हमने बोला बिकॉज एलजी's एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट द मैसेजिंग इज, यहाँ से मैसेज क्या जा रहा है रेस्ट ऑफ द कंट्री। जय शिवशंकर ने पीओजी को लेने की ओपिनियन। यार आई ऑलवेज बिलीव आई एम अ ग्रेट वोटर ऑफ डायलॉग। I don't believe in violence. I don't think violence will bring any results. तो क्या आप मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त है, मरकज़ पे बहुत सारी जिम्मेदारी है कि वो आवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए बेहतर मज़ीद इस पुरअमन माहौल को बना सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है डिग्निटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक कहीं ना कहीं a certain section of the population in J&K believes that their dignity is being compromised by actions of some governments, and I think they need to work on that. After all, ये तो हम एक ही मुल्क के मतलब वी आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री, द सेम बॉडी। तो अगर एक जगह दर्द होगी तो दर्द तो पूरी बॉडी में उठेगी। दिल्ली को अभी पॉलिसी में कोई चेंज लानी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के? आई रियली थिंक दे शुड कम एंड रीच आउट टू द पीपल ऑफ J&K एंड वो फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला है, वो हमारा स्कोप ही नहीं है उसमें। आई ऑलवेज बिलीव दैट नहीं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उनने तो और भी कुछ बोला, उन्होंने ये भी बोला कि फेल स्टेट है, हम वो भी नहीं बोलेंगे। वो दूसरी कंट्री है, हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनके साथ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको एनिमी कंट्री बोला है। सो दे शुड टॉक टू देम और नॉट। ये फॉरेन मिनिस्ट्री का और जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमें 370 के, हम उसी से खुश हैं। हम आई डोंट वांट टू बर्डन विद डिमांड्स। हमारा डिमांड है 370 स्टेटहुड आप दे दीजिए। तो आपने देखा सज्जाद गनी लोन ने किस तरीके से कहा है कि एस्पिरेशन, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन पर काम करने की जरूरत है, दिल्ली को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जगदीप जी, अब आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? विनोद जी, आप एक बार बार सवाल पूछ रहे थे पूर्णिमा जी से कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे, क्या ये सच है? आप बताइए पहले। अनडाउटेडली विनोद जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है कि पूर्णिमा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह वहां पर गए थे। पहले आप बोल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल विनोद जी, मैं वही कह रहा हूँ कि दिस शो विल रन फॉर एन आवर एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग अ स्पैन ऑफ पीरियड। 3 से 4 मिनट दे दीजिएगा, ना इधर की बता ना उधर की सुना, जो पूछे हैं सवाल जरा उन पे आ। मेरा पहला सवाल, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा कि जब एब्रोगेशन हुआ और लैंड लॉ रिफॉर्म्स जो है वो आए, उस वक्त आपका क्या स्टांस था? और मज़ार शोदा पे जब आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाते हैं, और उसके साथ मैंने ये भी जोड़ा कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की प्रेजेंस में शपथ समारोह के दौरान, ठीक उस दिन जिस दिन इनकी सरकार बनी, त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर, उस दिन इनके मुंह पर कहीं क्यों जमा था?
और मैंने तुलनात्मक ढंग से एक स्थिति आपके सामने रखकर आपसे पूछा। आप छोड़ दीजिए कौन गद्दार था कौन नहीं था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जरूरी है कि आप हो किसके साथ, लेकिन ये जरूरी है आप हो किसके साथ, गद्दारों के साथ, गद्दार के साथ हो। सुनिए विनोद जी, सुनिए ना, हम हैं अवाम के जलते हुए सुलगते हुए सवालों के साथ, हम हैं महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए, और हम हैं लोगों की नुमाइंदगी करके अवाम को एक तरह का एक रिलीफ देने के हक में, जिसके लिए उन्होंने हमारे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजा है। लेकिन एक सवाल मेरा जरा है, उसको गौर से जरा सुनिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस आपातकाल पर ये कांग्रेस को घेरते चले आ रहे हैं, हालांकि आज देश में अघोषित आपातकाल है और ये पूरी दुनिया जानती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ 1975 के बारे में क्या रहे हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ना आपको विनोद जी, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। संविधान में जो चीजें दर्ज थी उनको छोड़ दीजिए, आर्टिकल 356 को छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि एक चुनी हुई मौके की प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए एक जिला न्यायाधीश जो है वो निलंबित कर देता है। लेकिन जेपी साहब का ये कह देना कि आप इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस जो है वो सरकार के खिलाफ बगावत करें, 20 दिनों तक रेल, इंडियन रेल, कभी भी हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए, 20 दिनों तक बंद नहीं रही। और ये वो दौर था जब करीब करीब सारा देश रेल यात्रा करता था, तब किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा। तो आज क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई, और जब ये सरकार में थे तब इनको क्यों याद नहीं आया? ये इस पर बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं जवाब देते हैं कि आज जो इस देश और प्रदेश के हालात हैं, क्यों सेठहुड पर बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं बताते हैं वो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? आज आलम ये है, ना हमारा कबीने आकार उतना बड़ा है, ना हमारे पास वित्तीय सहायता उस किस्म की है जो एक प्रदेश को मिलती है। आपने हमारे हक हुकूकों पर डाका मारा, हमारी जमीनों पर डाका मारा, हमारी नौकरियों पर डाका मारा, और आज आप इतिहास को कुरेद कर उन्हीं जख्मों को फिर से ताजा करके अपनी घटिया सियासत करने में उलझे हुए हैं। तो क्या ये जम्मू कश्मीर के लोग नहीं जानते हैं? जी विनोद जी, चलिए पूर्णिमा जी से तीखे सवाल थे, लेकिन आबिद जी को टाइम नहीं मिला। पहले मैं आबिद के पास जाना चाहूंगा। आबिद, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी। आबिद, सवाल यह है कि दिल्ली से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। जिस तरीके से आप भाजपा का बेबाकी से विरोध कर रहे हैं, तो सरकार चलानी होगी तो दोस्ती तो रखनी पड़ेगी। देखिए विनोद जी, कोई दुश्मनी की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात हिस्ट्री और लॉजिक की बात है, यहाँ बात पब्लिक इश्यूज की है, पब्लिक सेंटिमेंट की है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि जब भी कोई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना चाहे उसको राइट पर्सपेक्टिव में रखे, तभी हाउस की जो सैंक्टिटी है वो बनी रहती है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के साथ हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डिफाइन किया है, पूरी तरीके से डिफाइन किया है, सेंटर के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे। अभी मैं सुन रहा था आपके न्यूज के माध्यम से सजाद लोन साहब ने बात की है कि एलजी एड्रेस में कुछ था नहीं एस्पिरेशनल पार्ट। आप बुलेट नंबर 7 एलजी एड्रेस का देख सकते हैं। वहां उपराज्यपाल ने क्लियरिटी से बोला है कि restoration of statehood is the foremost aspiration of Jammu and Kashmir and it holds emotional and political significance। तो ये एक झूठ सजाद लोन साहब का मैं यहाँ पर एक्सपोज करना चाहता हूँ। आप बुलेट नंबर 7 एड्रेस ऑफ ऑनरेबल एलजी देखें। जहां तक बात है मार्टियर्स की और शेख साहब की छुट्टी की, देखिए ना मार्टियर्स की लेगेसी कम होगी अगर आप छुट्टी नहीं देते। वैसे भी ये डोमेन होम मिनिस्ट्री का है, रेजोल्यूशन ज्यादा तो होम मिनिस्ट्री को कॉल लेना था इस पे पब्लिक हॉलिडे कब है। शेख साहब की लेगेसी को भी कोई खत्म नहीं कर सकता अगर उनके दिन छुट्टी नहीं दे सकते। तो हमारे लिए उनकी लेगेसी वैसे भी हीरोइक लेगेसी है, ऐसे भी हीरोइक लेगेसी है। आज शेख साहब के जाने के बाद भी उनकी पार्टी चल रही है और आज सरकार में है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये सिंबॉलिकली बीजेपी कोशिश कर रही है कि दिमाग हट जाए जम्मू के वोटर का, जो उन पे कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की जिम्मेदारी डाली गई है, उनके पास कोई सही मुद्दे नहीं है घेरने के लिए, तो वो सिमेंटिक्स में पड़ जाते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्शन में पड़ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, पूर्णिमा जी आपका, जगदीप जी आपका, आबिद का, शौकत चौधरी जी आप सबका बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।